जॉब आयोग में आपका स्वागत है। आज गणित में प्रतिशत या परसेंटेज के चैप्टर को देखेंगे। इस टॉपिक की स्पेशल पीडीएफ मैंने बनाई है, कैसे मिलेगी वो बीच में बताऊंगा। सीरियस हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ समझाया जाता है, रटाया नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज की इस मास्टर क्लास में हम प्रतिशत यानी परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और हम गणित के सवालों को स्टेप बाय स्टेप हल करने वाले हैं। हमारा जो पूरा फोकस रहेगा ना, वो सिर्फ रटने पर नहीं, बल्कि फॉर्मूले और मेथड को बारीकी से समझने पर होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, वो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। सही कहा, मतलब दिमाग खोलकर बैठना है। बिल्कुल। देखो बेटा, इसे ऐसे समझो, हर एक स्लाइड में हम एक नया फॉर्मूला देखेंगे, उसके पीछे का जो असली कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे और फिर एक उदाहरण हल करके फाइनल आंसर तक पहुंचने का लॉजिक देखेंगे। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। प्रतिशत का मूल अर्थ। प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा या पर 100। अच्छा, यानी इसका जो हर होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, वो हमेशा 100 होता है। एकदम सटीक। जैसे 10% का मतलब हुआ 10/100। अब इसमें दो चीजें आती हैं, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। अगर वृद्धि हो रही है तो जो नया मान है वो 100% में सीधा जुड़ जाएगा। मतलब 100 के ऊपर चला जाएगा, राइट? बिल्कुल। हाँ, एक उदाहरण लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। अब अगर उसकी चाल 25% बढ़ा दी जाए तो नई चाल क्या होगी? अगर 25% बढ़ रही है तो 100 में 25 जुड़ गया, यानी 125% हो गया। तो हमें 60 का 125% निकालना होगा। बिल्कुल सही। आप भी इसे अपने कॉपी में हल करके देखो। 60 गुणा 125/100। 125 और 100 को 25 से काटेंगे तो 5/4 आएगा। फिर 4 से 60 को काटा तो 15 और 15 पचे 75। तो आपकी नई चाल हो गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया इसे कैलकुलेट करना। है ना? अब आते हैं दूसरी स्लाइड पर। प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने का नियम क्या है? इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। कुल वृद्धि या कमी को भाग दो प्रारंभिक मान से और फिर 100 से गुणा कर दो। मतलब कुल बदलाव बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। एक सवाल था यहाँ, ये जो प्रारंभिक मान है, मतलब इनिशियल वैल्यू, उसी को हमेशा नीचे यानी डिनोमिनेटर में क्यों रखा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो बेटी, इसे एक बेस लाइन या इमारत की नींव की तरह समझो। कोई भी बदलाव कहाँ से शुरू हुआ? उसी नींव से ना। इसलिए आधार हमेशा वही शुरुआती मान होता है। समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये नींव वाला लॉजिक एकदम सेट हो गया दिमाग में। तो चलो इस पर एक सवाल सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1। एक मजदूर की आय 80 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 96 रुपये प्रतिदिन हो गई। प्रतिशत वृद्धि बताओ। पहले तो वृद्धि निकालते हैं। 96 माइनस 80 मतलब 16 रुपए की वृद्धि हुई। सही। और हमारी नींव या प्रारंभिक मान क्या है? 80 रुपये। तो फॉर्मूले में रखो 16/80 गुणा 100। 16 पंचे 80 होता है, तो ये 1/5 हो गया और 100 का 1/5 हिस्सा होता है 20%। तो 20% की वृद्धि हुई। परफेक्ट। और अगर कमी हो रही हो तो भी यही करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पेड़ पर 60 तोते थे और 20 उड़ गए, तो प्रतिशत कमी क्या होगी? सेम लॉजिक। कमी हुई 20 की। शुरुआती तोते थे 60, तो 20/60 मतलब कटकर 1/3 हो गया। और 1/3 को 100 से गुणा करोगे तो आएगा 33 सही 1/3%। तो इतने प्रतिशत की कमी हो गई। समझ गया, बेस हमेशा वही रहेगा जहां से कहानी शुरू हुई थी। बिल्कुल। अब तीसरी स्लाइड देखते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है। जब दो लोगों की तुलना होती है, इसे तुलनात्मक प्रतिशत का सीसॉ प्रभाव कहते हैं। प्रकार 1 जो प्रतिशत कमी पर आधारित है। सीसॉ मतलब एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे आएगा। हाँ, लेकिन ये सममित, मेरा मतलब है सिमेट्रिकल नहीं होता। फॉर्मूला देखो, प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 गुणा प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। उदाहरण से समझाती हूँ। अगर सीता की आय गीता की आय से 10% कम है
तो गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है? आमतौर पर तो लोग यही कहेंगे कि अगर वो 10 कम है तो दूसरी 10% ही अधिक होगी। और गणित में यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर सीता की आय 10% कम है तो गीता की ठीक 10% ज्यादा नहीं होती, क्योंकि तुलना का आधार बदल जाता है। फॉर्मूले में रखो 100 गुणा 10 बटे 100 माइनस 10, मतलब 1000 बटे 90। 0 से 0 कट गया तो बचा 100 बटे 9। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 11 से ही 1 बटे 9%। अरे वाह, ये तो 10 नहीं आया। यही तो कैच है। अब चौथी स्लाइड पर प्रकार 2 देखते हैं, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। यहाँ फॉर्मूला है प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणा प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। मतलब अगर वृद्धि दी है सवाल में तो नीचे प्लस का साइन होगा। हाँ, उदाहरण देखो, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? तो फॉर्मूले के हिसाब से 100 गुणा 20 बटे 100 प्लस 20, यानी 2000 बटे 120। एकदम करेक्ट। तो 0 से 0 काट दो, 200 बटे 12 हुआ। सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2 बटे 3% की कमी आएगी। समझ आया कि ये सिमेट्रिकल क्यों नहीं है और बेस कैसे बदलता है? एक मिनट, इस पॉइंट के एक्स्ट्रा सवाल और पूरी पीडीएफ वेबसाइट पर है। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए गूगल पर सर्च करें जॉब आयोग न्यू अपडेट, पहली वेबसाइट पर आपको सब मिल जाएगा। चलिए अब 5वीं स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, क्रमिक परिवर्तन या सक्सेसिव चेंज। प्रकार 3, जब प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों हो रही हों। इसका बड़ा मशहूर फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस AB बटे 100। ध्यान रखना, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस लगाएंगे। मतलब अगर लगातार 2-3 बदलाव हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। हाँ बेटा, बिल्कुल। उदाहरण से समझो, एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, फिर 20% और बढ़ गई, तो कुल वृद्धि क्या हुई? तो A हो गया 10 और B हो गया 20। 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 बटे 100। सही जा रहे हो। 10 और 20 को जोड़ा तो हुआ 30, और 10 गुणा 20 मतलब 200। 200 बटे 100 हुआ 2, तो 30 और 2 मिलाकर हो गया 32% कुल वृद्धि। अरे वाह, मतलब सीधे 30 नहीं होगा, असल में 32% बढ़त होगी। यही है क्रमिक परिवर्तन का असली गणित। अब छठी स्लाइड देखो, प्रकार 4A, ज्यामिति और क्षेत्रफल या एरिया के सवाल। क्षेत्रफल 2D होता है। उदाहरण के लिए, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई और चौड़ाई 10% बढ़ाई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो चूंकि ये 2D है, यहां भी वही A और B वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, 5 और 10 रखकर। बिल्कुल, 5 प्लस 10 प्लस 5 गुणा 10 बटे 100, 15 प्लस 50 बटे 100, 50 बटे 100 मतलब आधा या 0.5। तो 15 में आधा जोड़ा, 15.5% की वृद्धि हो गई। ये तो बहुत आसान है। अब 7वीं स्लाइड पर आते हैं, जहां थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है। प्रकार 4B, आयतन या वॉल्यूम के सवाल। देखो, आयतन 3D होता है तो इसमें 3 विमाएं होती हैं, इसलिए हमारा वो सूत्र 2 बार लगेगा। अच्छा, मतलब वही A प्लस B वाला फॉर्मूला हमें 2 बार इस्तेमाल करना होगा। हाँ, इसे गुब्बारे के उदाहरण से समझो। जब गुब्बारे की हवा निकलती है तो वो हर तरफ से, मतलब अपनी तीनों विमाओं से सिकुड़ता है। सवाल है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो कमी है इसलिए -10 लेंगे, और क्योंकि 3D है तो हमारे पास 3 बार -10 है। एकदम सही पकड़ा। स्टेप 1, पहले किन्हीं 2 -10 को लेते हैं। -10 और -10 हो गया -20, और -10 गुणा -10 हुआ प्लस का 100। 100 बटे 100 हुआ 1, तो -20 प्लस 1 बराबर -19%। ठीक है, अब इस -19 का क्या करना है? और उस तीसरे -10 को फिर से फॉर्मूले में रखो। -19 और -10 हुआ -29। और गुणा करेंगे तो -19 गुणा -10 हो गया प्लस का 190 बटे 100 करेंगे तो 1.9, तो -29 प्लस 1.9। बहुत बढ़िया। तो उत्तर आया -27.1%, मतलब आयतन में 27.1% की कमी आएगी। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। 3D में फॉर्मूला 2 बार लगाना है।
अब आगे क्या है? 8वीं स्लाइड, प्रकार 5, दैनिक जीवन का गणित, आय व्यय के सवाल। इसे मैं शेष का प्रतिशत कॉन्सेप्ट कहती हूँ। फॉर्मूला है बचत बराबर कुल आय गुणा पहला शेष प्रतिशत गुणा दूसरा शेष प्रतिशत और ऐसे ही आगे। इसे तो मैं अपनी भाषा में मनी पाइपलाइन कहता हूँ। पैसा पाइप से गुजरता है और हर स्टेज पर कम होता जाता है। बहुत अच्छा नाम है। उदाहरण देखते हैं। गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है और इसके बाद शेष का 50% बचाता है। मासिक आय 18,400 है, तो बचत क्या है? तो अगर 30% भोजन पर खर्च हो गया तो पाइप में आगे 70% ही गया। बिल्कुल। और फिर उस 70 का 40% परिवहन पर गया, तो आगे कितना बचा? 60%। और फिर अंत में उसका 50% बचा। तो कैलकुलेशन होगी 18,400 गुणा 70/100 गुणा 60/100 गुणा 50/100। अगर इसे आसान तरीके से सॉल्व करें तो 50/100 को आधा मान लेते हैं, तो 18,400 गुणा 0.7 गुणा 0.6 गुणा 0.5, आंसर आएगा 3,864 रुपए। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है आपकी। अब नवी स्लाइड पर चलते हैं। प्रकार 6, चुनाव के सवाल। उदाहरण देखो। एक चुनाव में जीतने वाले को 65% मत मिले और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कुल मत कितने थे? अगर जीतने वाले को 65 मिले तो हारने वाले को 100 में से 65 गए, यानी 35% मिले होंगे। सही। और हार जीत का अंतर कितना है? 65 - 35 मतलब 30%। और यही 30% असल में 900 मतों के बराबर है। अच्छा, तो अगर 30% 900 है तो 1% हुआ 30 और कुल मत मतलब पूरा 100% हो गए 3,000। बिल्कुल, बहुत तेज सॉल्व किया। अब 10वीं स्लाइड, प्रकार 7, मिश्रण के सवाल। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी मिलाया तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? हमने पानी मिलाया है तो चीनी की मात्रा तो उतनी ही रहेगी ना? यही सबसे मेन पॉइंट है। पानी मिलाने से चीनी की मूल मात्रा नहीं बदलती। तो पहले 15 का 40% निकालो। 15 गुणा 40/100 यानी 6 लीटर चीनी है। ठीक है, अब हमने 3 लीटर पानी मिला दिया तो नया घोल हो गया 15 + 3 18 लीटर का। सही। अब नया प्रतिशत निकालो। चीनी है 6 लीटर और टोटल नया घोल है 18 लीटर। तो 6/18 गुणा 100 मतलब कटकर 1/3 गुणा 100 हो गया। तो ये हो गया 33 सही 1/3%। मतलब पानी मिलाने से चीनी का प्रतिशत गिर गया। बिल्कुल। अब 11वीं स्लाइड, बड़ी तस्वीर, प्रकार 8, जनसंख्या। फॉर्मूला है T वर्षों बाद जनसंख्या A बराबर P ब्रैकेट में 1 ± R/100 की पावर T। अले ये तो बैंकों के चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडेड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला है ना? एकदम सही पकड़ा। जनसंख्या भी बिल्कुल वैसे ही बढ़ती है। उदाहरण देखो। एक नगर की जनसंख्या 1 लाख है। 10% वार्षिक वृद्धि है। 3 वर्ष बाद कितनी होगी? तो P है 1 लाख, R है 10 और समय T है 3। तो ब्रैकेट के अंदर हुआ 1 + 10/100। 0 कटा तो 11/10 हो गया। पावर 3 है तो 11/10 का क्यूब होगा। 1 लाख गुणा 1331/1000। नीचे के 3 जीरो 1 लाख के 3 जीरो से कट गए तो 100 गुणा 1331। आंसर हुआ 1,33,100। बिल्कुल। अब 12वीं स्लाइड, प्रकार 9, संख्याएं। हमेशा याद रखना, गणित में का या ऑफ का अर्थ गुणा होता है। हाँ, ये तो बॉडमास वाले रूल में भी हमने पढ़ा है। सवाल है, एक संख्या का 80% दूसरी के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली का x% है तो x का मान क्या है? तो इसे ऐसे लिखेंगे, पहली संख्या गुणा 80/100 बराबर दूसरी संख्या गुणा 50/100। सही। दोनों तरफ नीचे के 100 से 100 कट गया। पहली गुणा 80 बराबर दूसरी गुणा 50। 0 भी काट दो तो दूसरी संख्या हो गई पहली गुणा 8/5। अब इस 8/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 5 से 100 कटा 20 बार में, 20 अट्ठे 160, तो x हो गया 160। बहुत खूब। अब आते हैं परीक्षा के डर पर। 13वीं स्लाइड, वेन आरेख, प्रकार 10A। फॉर्मूला है
कुल पास बराबर विषय 1 प्लस विषय 2 माइनस दोनों, ये दोनों वाले को माइनस क्यों करते हैं हमारे बार? क्योंकि उनकी गिनती 2 बार हो जाती है। सवाल देखो, 60% छात्र गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत। तो 60 + 70 हो गया 130, उसमें से 50 घटा दो जो दोनों में पास हैं, तो 80% कुल उत्तीर्ण हुए। बिल्कुल। 14वीं स्लाइड, प्रकार 10B, अधिकतम अंक या पूर्णांक निकालना। फॉर्मूला है परीक्षा का पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर बटे प्रतिशतों का अंतर गुणा 100। इसका कोई उदाहरण देकर समझाइए। मोहन 35% अंक लाकर पासिंग से 30 अंक अधिक लाया। सोहन 25% अंक लाकर 30 अंकों से फेल हुआ। पूर्णांक क्या है? तो प्रतिशत का अंतर है 35 माइनस 25 मतलब 10%। और अंकों का अंतर एक आगे है एक पीछे, तो विपरीत दिशाएं जुड़ेंगी। 30 + 30 मतलब 60 अंक। एकदम सही लॉजिक लगाया तो 60 बटे 10 गुणा 100 यानी कुल पूर्णांक हो गए 600 अंक। अब आज की आखिरी 15वीं स्लाइड, सेट थ्योरी का एप्लीकेशन। एक पार्टी में 68% लोग कॉफी, 62% चाय पीते हैं, 25% कुछ नहीं पीते। अगर 550 लोग दोनों पीते हैं तो कुल लोग कितने थे? अगर 25% कुछ नहीं पीते तो कुल पीने वाले हो गए 100 - 25 यानी 75% लोग। सही। और दोनों पीने वाले निकालने के लिए 68 और 62 को जोड़ो और ये 75 घटा दो। 130 - 75 मतलब 55% लोग दोनों पीते हैं। और सवाल के हिसाब से ये 55% बराबर है 550 लोगों के, तो 100% हो गए 1000 लोग। बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सारे मुख्य सूत्र और मेथड्स रिवाइज किए हैं। प्रतिशत सिर्फ परीक्षा का विषय नहीं है, ये दैनिक जीवन की, डिस्काउंट की और लोन की अदृश्य भाषा है। बिल्कुल। अब जब भी कोई दुकान पर 50% + 50% की छूट का बोर्ड देखेगा तो उसे मुफ्त नहीं समझेगा। हाँ, यहीं पर प्रतिशत का असली गणित काम आता है। सीखते रहिए और रोज गणित की प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखते हैं कौन सच में मेहनत करता है। जो PDF डाउनलोड करेगा वो कमेंट करे। जॉब आयोग न्यू अपडेट, वीडियो शेयर करें, सर्च करके नोट्स पूरे करें। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद। बिल्कुल। तो आज की क्लास में हम प्रतिशतता यानी परसेंटेज का मास्टर क्लास पार्ट 2 देखेंगे। हम मेनली उन सवालों को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, जैसे आपका UPSC हो गया, SSC, रेलवे या बैंकिंग वगैरह। हाँ, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहाँ स्टूडेंट सबसे ज्यादा अटकते हैं। सही कहा। और देखो बेटा, आज की क्लास में हमारा पूरा ध्यान सिर्फ फॉर्मूला रटने पर नहीं होगा। हम ये देखेंगे कि फॉर्मूला बना कैसे है, उसे लगाने का तरीका यानी मेथड क्या है और सटीक उत्तर तक पहुंचने का लॉजिक क्या है। तो सब लोग अपनी कॉपी पेन तैयार रखो। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। एक उत्साही छात्र की तरह मेरी कॉपी पेन खुल चुकी है। तो सबसे पहली स्लाइड पर हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो सबसे पहले हम देखेंगे 2D आकृतियों में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। जैसे अगर परीक्षाओं में सवाल आ जाए कि एक आयत यानी रेक्टेंगल की लंबाई 5% बढ़ा दी गई और उसकी चौड़ाई भी 10% बढ़ा दी गई, तो बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? नॉर्मली तो लोग सोचेंगे कि 5 और 10 को जोड़ दो, 15% हो गया। हाँ, और यहीं वो गलती कर बैठते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अचूक सूत्र है। सूत्र है, लिख लो कॉपी में, x + y प्लस ब्रैकेट में x गुणा y और बटे में 100। अच्छा, तो x + y + xy.100। यहाँ x और y हमारी विमाएं हैं ना, लंबाई और चौड़ाई। बिल्कुल सही। और नियम बहुत ही सिंपल है। अगर वृद्धि हो रही है मतलब बढ़ रहा है तो हम वैल्यू प्लस में रखेंगे, और अगर कमी हो रही है तो वैल्यू माइनस में रखेंगे। तो अगर हम अपने आयत वाली उदाहरण को देखें, जहाँ लंबाई 5% बढ़ी है तो हमारा x हो गया +5। हाँ, और चौड़ाई 10% बढ़ी है तो y हो गया +10। अब इसे फॉर्मूले में रखो। पहले दोनों को जोड़ना है, मतलब 5 + 10, जो कि हो गया 15। राइट। अब फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा, x और y को गुणा करो। 5 गुणा 10 कितना हुआ? 50 हो गया। और सूत्र के हिसाब से उसे 100 से भाग देना है, तो 50 बटे 100 यानी आधा, या कह लो 0.5। अब इसे उस 15 में जोड़ दो। अच्छा, तो 15 + 0.5 उत्तर आ गया 15.5%।
मतलब क्षेत्रफल में 15.5% की वृद्धि होगी। एकदम सही। समझ रहे हो बेटा, ये जो 0.5 एक्स्ट्रा आया है ना, ये उसी बढ़े हुए हिस्से पर बढ़त का नतीजा है। ये तो बहुत क्लियर हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। ये तो 2D आकृतियों की बात हुई, जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर आकृति 3D हो, जैसे कोई गोला या स्फीयर, जिसमें आयतन यानी वॉल्यूम होता है, तो क्या ये सूत्र वहां काम करेगा? मुस्कुराने वाली बात है, क्योंकि ये परीक्षा बनाने वालों का फेवरेट सवाल है। देखो, 3D में आयतन होता है, जिसमें 3 विमाएं होती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। हम इसी 2D वाले सूत्र को ही 2 बार लगाएंगे। 2 बार? मतलब एक ही फॉर्मूले को चेन की तरह इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से हल करते हैं। मान लो कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है। मतलब x, y और z तीनों ही -10 हैं। तो स्टेप ए में हम पहले सिर्फ 2 विमाओं को लेंगे, यानी x बराबर -10 और y बराबर -10। सही पकड़ा। अब इसे फॉर्मूले में रखते हैं। -10 और -10 को जोड़ा तो आया -20। अब -10 को -10 से गुणा करेंगे तो प्लस का 100 आएगा, और 100 को 100 से भाग दिया तो 1 मिला। तो -20 में +1 जोड़ेंगे तो हमारा पहला परिणाम आ गया -19%। एक्सीलेंट। अब हम स्टेप बी पर आते हैं। ये जो -19 आया है, इसे हम नई विमा मान लेंगे और इसे तीसरी बची हुई विमा यानी z, जो कि -10 है, उसके साथ फिर से सूत्र में रखेंगे। अच्छा, तो अब फॉर्मूला बनेगा -19 10 प्लस -19 गुणा -10 बटे 100। परफेक्ट। अब -19 और -10 हो गए -29, और 19 को 10 से गुणा किया तो 190 आया। 190 को 100 से भाग देंगे तो 1.9 मिलेगा। तो -29 में +1.9 जोड़ना है। ये हो जाएगा -27.1%। बिल्कुल, यानी गोले के आयतन में 27.1% की कमी होगी। देखा कैसे एक साधारण से सूत्र को 2 बार लगाकर 3D का मुश्किल सवाल भी हल हो गया। अरे वाह, ये लॉजिक तो सच में बहुत शानदार है। अब ये तो हो गई ज्यामिति की बात। अगर हम वास्तविक जीवन की बात करें, जैसे सैलरी, आय और खर्चों की, तो उसमें प्रतिशत कैसे काम करता है? बहुत अच्छा सवाल है। स्लाइड 4 पर हम इसी व्यवहारिक प्रश्न को देखेंगे। आय और व्यय में शेष यानी रिमेनिंग का लॉजिक बहुत जरूरी है। जब हम अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा खर्च करते हैं, तो जो बचता है, अगला खर्चा उसी बचे हुए हिस्से में से होता है। हाँ, मतलब अगर कहा जाए कि शेष का 40%, तो हम पूरी सैलरी का नहीं बल्कि बची हुई सैलरी का प्रतिशत निकालते हैं। एकदम सही। इसका सूत्र लिखो, आय गुणा 100 माइनस x 100 गुणा 100 माइनस y 100, और ये बराबर होता है आपकी बचत के। इसे किसी उदाहरण के साथ देखते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है। मान लो गोपाल अपनी 18,400 रुपए की आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, और उसके बाद जो शेष बचता है उसका 50% बचाता है। तो उसकी बचत कितनी है? तो कुल आय हो गई 18,400। अगर 30% भोजन पर खर्च किया तो 70% बचा। बिल्कुल। तो हम लिखेंगे 18,400 गुणा 70/100। अब इस बचे हुए का 40% परिवहन पर गया तो कितना बचा? 100 में से 40 गया तो 60% बचा। हाँ, तो आगे गुणा करेंगे 60/100 से, और अंत में वो शेष का 50% बचाता है, तो गुणा करेंगे 50/100 से। तो पूरी इक्वेशन बनी 18,400 गुणा 7/100 गुणा 60/100 गुणा 50/100। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो हम इसे दशमलव में लिख सकते हैं। 18,400 गुणा 0.7 गुणा 0.6 गुणा 0.5। इसे कॉपी में हल करो सब लोग। अगर हम इसे गुणा करें तो ये आएगा 3,864 रुपए। बिल्कुल सही। तो गोपाल की बचत 3,864 रुपए है। अब स्लाइड 5 पर आते हैं, चुनाव वाले सवाल। ओहो, चुनाव वाले सवाल तो हर पेपर में दिखते हैं। हार जीत का प्रतिशत। इसमें बस एक लॉजिक याद रखना है, कुल मत हमेशा 100% होते हैं, और सूत्र है जीतने वाले का प्रतिशत माइनस हारने वाले का प्रतिशत
बराबर होता है हार जीत के अंतर के। मतलब अगर दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को 65% मत मिले और वो 900 मतों से जीता, तो कुल वोट कैसे निकालेंगे? देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, अगर जीतने वाले को 100 में से 65% मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 100 में से 65 घटाएंगे तो हारने वाले को 35% मिला होगा। सही। अब दोनों का अंतर निकालो। 65% माइनस 35% कितना हुआ? ये हो गया 30%। मतलब वो 30% के अंतर से जीता है, और सवाल कह रहा है कि वो 900 मतों से जीता है, यानी कुल मतों का 30% ही 900 है। अच्छा, तो 30% बराबर है 900 के। तो 1% होगा 30 के बराबर, और 100% निकालने के लिए 30 को 100 से गुणा कर दो, तो कुल मत आ गए 3000। एक मिनट, इस पॉइंट के एक्स्ट्रा सवाल और पूरी पीडीएफ वेबसाइट पर है। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए गूगल पर सर्च करें जॉब आयोग न्यू अपडेट। पहली वेबसाइट पर आपको सब मिल जाएगा। तो ब्रेक के बाद अब हम आते हैं स्लाइड 6 पर, मिश्रण या मिक्सचर्स के सवाल। ये भी बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। हाँ, वो चीनी और पानी मिलाने वाले सवाल। उसमें तो हमेशा कंफ्यूजन होता है कि किसका प्रतिशत कैसे बदलेगा। आज के बाद नहीं होगा, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ। देखो बेटा, जो वस्तु नहीं मिलाई गई है ना, जैसे अगर पानी मिला रहे हैं तो चीनी, उसकी कुल मात्रा हमेशा समान रखें। बस यही लॉजिक है। मतलब जो चीज फिक्स्ड है उसे पकड़कर चलना है। बिल्कुल। एक उदाहरण देखो, 15 लीटर का एक घोल है जिसमें 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया गया। अब नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? तो पानी मिलाया है, मतलब चीनी हमारी फिक्स्ड है। हाँ, तो सबसे पहले पता करो कि शुरुआत में चीनी थी कितनी। 15 लीटर का 40% निकालो। 15 को 40 से गुणा करके 100 से भाग देंगे तो ये आ गया 6 लीटर। यानी चीनी 6 लीटर है। अब हमने 3 लीटर पानी मिला दिया, तो हमारा नया घोल कितना हो गया? पहले 15 था, 3 और मिलाया तो 18 लीटर हो गया। सही। अब इस 18 लीटर में चीनी कितनी है? वो तो अभी भी 6 लीटर ही है ना? अरे हाँ, चीनी तो बदली ही नहीं। तो बस नया प्रतिशत निकाल लो। 6/18 गुना 100। 6 से 18 कटेगा 3 बार में, तो 100/3 आ गया 33 सही 1/3%। ये तो सच में कोई जादुई ट्रिक है। मतलब हमें पानी के प्रतिशत को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब स्लाइड 7 और 8 पर जो जनसंख्या वाले सवाल हैं, समय के साथ जनसंख्या कैसे बढ़ती या घटती है? जनसंख्या वाले सवाल दरअसल चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक मास्टर फॉर्मूला है। वृद्धि हो रही है तो a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर t, और अगर कमी हो रही है तो बस प्लस की जगह माइनस लगा दो। यहाँ P वर्तमान जनसंख्या है और A बाद की जनसंख्या है, राइट? बिल्कुल। स्लाइड 8 का उदाहरण देखो। वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, दर 10% की वृद्धि है और समय 3 वर्ष है। तो फॉर्मूले में रखेंगे 1 लाख गुणा 1 + 10/100 की पावर 3। ब्रैकेट के अंदर हल करो, 10 से 100 कटेगा तो 110 बचेगा। 1 में 110 जोड़ेंगे तो 1110 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बनी 1 लाख गुणा 1110 का क्यूब। 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000। हाँ, तो 1 लाख गुणा 1331/1000। 1 लाख के 3 जीरो से 1000 के 3 जीरो काट दो। मैं चाहूंगी कि छात्र भी इसे अपनी कॉपी में हल करके देखें। तो बचा 100 गुणा 1331, जो कि हो जाएगा 1,33,100। एकदम परफेक्ट। अब स्लाइड 9 पर आते हैं, संख्याओं के समीकरण वाले सवाल। ये वो सवाल हैं जहां कहा जाता है कि एक संख्या का कुछ प्रतिशत दूसरी के कुछ प्रतिशत के बराबर है। हाँ, जैसे सवाल है, एक संख्या का 80% बराबर है दूसरी संख्या के 50% के। इसे कैसे लिखेंगे? सिंपल है, पहली संख्या गुणा 80/100 बराबर दूसरी संख्या गुणा 50/100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो क्या अनुपात बना? पहली संख्या गुणा 8 बराबर दूसरी संख्या गुणा 5। मतलब पहली संख्या गुणा 855 बराबर है दूसरी संख्या के। बिल्कुल, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या का 160% है, क्योंकि 80 को 100 से गुणा करोगे तो 160 आएगा। क्लियर है। अब स्लाइड 10, परीक्षा के फेल पास वाले सवाल, वेन डायग्राम वाले। ये बहुत ट्रिकी होते हैं। इसका सूत्र ध्यान से सुनना। प्रतिशत उत्तीर्ण बराबर 100 माइनस विषय 1 में अनुत्तीर्ण प्रतिशत प्लस विषय 2 में अनुत्तीर्ण प्रतिशत
माइनस दोनों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। मतलब हमें सारा डेटा फेल होने वालों का लेना है। हाँ, इससे गलती नहीं होती। उदाहरण देखो, 60% गणित में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए और 50% दोनों में पास हुए। तो बताओ कितने प्रतिशत पास हुए? अगर 60% गणित में पास हुए तो 40% फेल हुए। और अंग्रेजी में 70% पास हुए तो 30% फेल हुए। और स्लाइड के लॉजिक के अनुसार अगर 50% दोनों में पास हैं तो 50% ही दोनों में फेल हैं। सही है। अब सूत्र में रखो, पहले फेल वालों का टोटल निकालो। 40 + 30 - 50। 40 और 30 हुए 70। 70 में से 50 गया तो 20% बचा। यानी कुल 20% बच्चे फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए? 100 में से 20 घटा दो, 80%। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस माइनस प्लस के खेल को ऐसे सरलता से समझा करो। ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। स्लाइड 11 पर पासिंग मार्क्स वाला लॉजिक है। हाँ, इसका सीधा सूत्र है परीक्षा का पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर गुणा 100 बटे प्रतिशतों का अंतर। उदाहरण क्या है इसका? एक लड़का 40% अंक पाता है जो पास होने से 35 अंक ज्यादा है। दूसरा लड़का 45% पाता है जो पास होने से 60 अंक ज्यादा है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? तो स्टेप 1 में अंकों का अंतर निकालेंगे। 60 में से 35 गए तो बचे 25। और स्टेप 2 में प्रतिशतों का अंतर 45% - 40% यानी 5%। तो पूर्णांक होगा 25 × 100 बटे 5। 5 से 25 कटा 5 बार में, तो 5 × 100 हो गया 500। परफेक्ट। अब स्लाइड 12 देखो, टोटल कैंडिडेट्स निकालने का सवाल। 78% लड़के उत्तीर्ण हुए और 110 अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए। कुल लड़के कितने हैं? लॉजिक तो वही 100% वाला लगेगा। अगर 78% पास हुए तो 100 में से 78 गया, 22% फेल हुए। और सवाल कह रहा है कि 110 फेल हुए यानी 22% ही 110 के बराबर है। तो समीकरण बना 22% = 110। तो कुल लड़के होंगे 110 × 100 बटे 22। 22 पंजे 110, तो ये आ गया 500। बिल्कुल। अब हम अपनी क्लास के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। स्लाइड 13 पर विविध प्रश्न हैं, जैसे खेलों वाले सेट। अगर बात हॉकी और फुटबॉल की हो तो क्या वही वेन डायग्राम वाला फॉर्मूला लगेगा? थोड़ा सा अलग। कुल संख्या बराबर आइटम 1 + आइटम 2 माइनस दोनों आइटम। मान लो 800 लड़के हैं, 75% हॉकी खेलते हैं, 50% फुटबॉल खेलते हैं। कितने दोनों खेलते हैं? कुल लड़के 800 हैं, तो 800 बराबर 800 का 75% प्लस 800 का 50% माइनस x। हाँ, 800 का 75% हुआ 600 और 50% हुआ 400। तो 800 बराबर 600 + 400 माइनस x, यानी 800 बराबर 1000 माइनस x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1000 में से 800 गए, यानी 200 लड़के दोनों खेल खेलते हैं। बहुत बढ़िया। पर स्लाइड 14 में जो कोई नहीं वाली कंडीशन है, पार्टी वाला सवाल जहां कुछ लोग कुछ नहीं पीते, उसे कैसे करेंगे? उसमें बस एक चीज जुड़ जाती है। कुल बराबर आइटम 1 + आइटम 2 माइनस दोनों प्लस कोई नहीं। मतलब जो कुछ नहीं पी रहे उन्हें भी जोड़ना पड़ेगा। हाँ, उदाहरण देखो, 68% कॉफी पीते हैं, 62% चाय, 25% कुछ नहीं और दोनों पीने वाले 550 हैं। तो अगर कुल को हम x मान लें तो x बराबर 0.68x + 0.62x माइनस 550 + 0.25x। इन सब x को जोड़ो, 0.68 और 0.62 और 0.25, ये हो गया 1.55x। तो समीकरण हुआ x बराबर 1.55x माइनस 550। 550 को उधर ले जाओ और x को इधर लाओ, तो 0.55x बराबर 550। आप भी इसे अपने कॉपी में हल करके देखो। 550 को 0.55 से भाग देंगे तो दशमलव हटेगा, ऊपर 2 0 आएंगे, ये तो सीधे 1000 आ गया। एकदम सही जवाब। और अब स्लाइड 15, हमारी मास्टर क्लास का अंतिम सवाल। ये अलजेब्रा और प्रतिशत का मिक्स है। यदि a + b का 15% बराबर है a b के 25% के, तो b का कितने प्रतिशत a है? प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, तो 15a + b बराबर 25ab। इसे 5 से काटकर छोटा कर लो। 5 तिया 15 और 5 पंचे 25, तो ये हो गया 3a + b बराबर 5ab बराबर 5a - 5b।
A को एक तरफ और B को एक तरफ करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 8B बराबर 2A। 2 से काटोगे तो 4B बराबर A आ जाएगा। अच्छा, चूंकि A B का 4 गुना है, इसलिए B का 400% ही A है होगा। वाह, बिल्कुल। और इसी के साथ हमारा प्रतिशत का चैप्टर यहाँ पूरा होता है। आज हमने 2D और 3D आकृतियों में परिवर्तन देखा, आय और व्यय का शेष वाला लॉजिक समझा और जनसंख्या से लेकर परीक्षा के सेट थ्योरी वाले फॉर्मूले हल किए। मेरी सभी छात्रों से यही गुजारिश है कि गणित का रोज अभ्यास करें और ऐसे ही प्रश्नों को खुद से हल करने की कोशिश करें। अगर प्रतिशत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे बैंक के ब्याज से लेकर चुनाव के नतीजों तक को इतनी गहराई से प्रभावित करता है, तो क्या प्रतिशत का यह गणित ही वो अदृश्य धागा नहीं है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चला रहा है? अब देखते हैं कौन सच में मेहनत करता है। जो PDF डाउनलोड करेगा वो कमेंट करे, राइट? जॉब आयोग न्यू अपडेट, वीडियो शेयर करें, सर्च करके नोट्स पूरे करें। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।